वही छोटे छोटे सवाल ही तो बेटा ऐसे हैं जो अपन समझ सकते हैं। फिर एक बार सवाल अगर टफ हो जाएगा बेटा फिर मामला नहीं पड़ जाएगा, मैं पहले बोलता हूँ। आगे चलते हैं बेटा, क्या अरेंजमेंट था अपने पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, आपके पास इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, चार्ज पार्टिकल Q है, मास m है, मैंने इसको रिलीज किया। मान लीजिए बेटा ये चार्ज पार्टिकल चलते चलते थोड़ी देर बाद में यहां कहीं पहुंचा x, y, 0 पे। सर z कोऑर्डिनेट 0 क्यों लिखा बेटा, बोला ना चार्ज पार्टिकल z कोऑर्डिनेट तो 0 रखेगा, z के लोग ना तो बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, मोशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होगा। मेरा सवाल यह है कि जब x, y पर चार्ज पार्टिकल पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी तब इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा मेरा सवाल बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड, बेटा तीसरा सवाल है ये, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल when it reaches x, y, 0। जब ये x, y, 0 पर पहुंच जाएगा उस टाइम पर बेटा स्पीड कितनी होगी ये बताइए। बताएंगे, बड़े आराम से बताएंगे। जब भी स्पीड पहुंच जाती है मेरे दिमाग में तो सबसे पहले बेटा वेट ही आता है। चलिए बेटा तो वेट लगा लेते। यहां से यहां तक पूरे रास्ते में बेटा हम कहेंगे कि हमें तो वेट लगानी है। बेटा वेट सेज दैट कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्लस मैग्नेटिक फोर्सेस का वर्क डन शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वी नो दैट कि के इनिशियल इज 0। इनिशियली बेटा अपने इसको रेस्ट से रिलीज किया था। मैग्नेटिक फोर्सेस का वर्क डन तो 0 होगा। अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूंगा तब भी मेरे बच्चे बोल देंगे सर बिल्कुल सही कर रहे हो आप, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। जैसे मान लो किसी टाइम पर आपका चार्ज पार्टिकल चलते 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 फॉर एग्जांपल यहां कहीं पहुंच गए, वेलोसिटी है ऐसे, लेट से v डैश, वेलोसिटी है ऐसे v डैश, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस भी करना, v ऐसे b बाहर, अरे उंगली टूट जाएंगी, v ऐसे b बाहर की तरफ, b की तरफ उंगलियां कर्ल की कर्ल की कर्ल की, तो ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो ऐसे आएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होगा। हाँ, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैं जानता हूं Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑफ कोर्स 90। साथ ही साथ बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऊपर की तरफ लेगा Q इंटू ए। आप इस बात को देख सकते हो कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाला जो फोर्स है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इस फोर्स का पावर तो 0 आएगा, और अगर इस फोर्स का पावर 0 आएगा तो इसका वर्डन भी 0 आएगा। हाँ, इस फोर्स का जरूर वर्डन आएगा और ये वर्डन तो पॉजिटिव आएगा। सर कितना होगा वर्डन, बड़ा बहुत सिंपल, पूरे रास्ते यहां से यहां तक y डायरेक्शन के अलोंग आपने फोर्स लगाया है Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। मेरे बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर वर्डन निकालना हो तो फोर्स तो है Q इंटू ई। फोर्स अगर y एक्सिस के अलोंग है तो डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वही लेते हैं जो y एक्सिस के अलोंग है। मेरे प्यारे बच्चों, y एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट कितना है y, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका x, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y। तो आप सीधा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन तो Q इंटू ई इंटू वाई है। अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा फिर ठीक है, मुझे बेसिक से करना पड़ेगा, दैट इज एफ डॉट एस, फोर्स कितना है Q ई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0,0 से x, y पे चला गया तो x i कैप प्लस y j कैप डॉट i कैप तो 0, बड़ा y q इंटू ई इंटू वाई आ गया। इट शुड बी इक्वल टू, बड़ा ये तो 0, इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ले बेटा सवाल सोल्व हो गया है, v की वैल्यू मेरे पास आ गई है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स q e y अपॉन m। ये ले बेटा मेरे पास स्पीड आ गई है कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 q e y अपॉन m। अच्छा आंसर है, बढ़िया आंसर है। इस आंसर से मैं बहुत सारी बातें पता चल रही हैं बेटा, इस आंसर से मैं बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही हैं? सबसे पहले तो ये पता लग रहा है
कि जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। अरे बढ़नी भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन लगातार बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वर्डन बढ़ेगा लगातार काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा। तो पार्टिकल जितना एक्स एक्सिस से दूर जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, जब सबसे दूर चला जाएगा तो बड़ा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता लगी है कि जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे एज q मूव्स अवे फ्रॉम x एक्सिस से जितना दूर जाएगा कॉमा स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। अरे बेटा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात तो बीच में भूल ही गया। जैसे ही चार्ज पार्टिकल रिलीज हुआ, हमें पता है कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ q इंटू ई। तो चार्ज पार्टिकल के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आया QE अपॉन m, उसके कारण चार्ज पार्टिकल गया ऊपर। जैसे ही चार्ज पार्टिकल ऊपर गया, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आई। जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आते ही चार्ज पार्टिकल जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना स्टार्ट होगा। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, v क्रॉस b, बेटा वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, v क्रॉस b, बेटा मैग्नेटिक फोर्स आया इस तरफ। इसलिए चार्ज पार्टिकल जो है वो हमेशा इस y एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेगा बल्कि इस तरफ मुड़ जाएगा। मैंने सवाल के अंदर भी दिखा रखा है कि चार्ज पार्टिकल यूं नहीं गया है, चार्ज पार्टिकल यूं जाके ऐसे मुड़ गया है। मुड़ क्यों गया है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा वेलोसिटी आई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v क्रॉस b है क्या, तो फोर्स आया इस तरफ। वो फोर्स बेटा चार्ज पार्टिकल लगातार इस तरफ मोड़ेगा भी, वो भी लगातार इस तरफ मोड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं छोटे छोटे 2-4 एनालिसिस और कर रहा हूं। ये सवाल का उतना पार्ट था जितना पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आसान था। अब थोड़ा सा टफर साइड में आपका सवाल चला जाएगा। अब बड़ा चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं पहले बोलता हूँ, और किसी बच्चे को लगता हो कि सर मेरे से डिफिकल्ट चीज़ें सर मैं इतनी ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ, बेटा उस अगले लगभग 30-40 मिनट को आप छोड़ सकते हैं। मैं क्लियरली इस बात को बोल रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है ना। बहुत टफ चीज़ें होंगी, मैथमेटिक्स भी टफ होंगी, ऑफ कोर्स फिजिक्स भी टफ होगी। तो किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ आसान बातें ही समझना चाहता हूँ, आसान बातें ही समझता हूँ, तो बेटा अगले 30-40 मिनट्स तो छोड़ सकता है। ठीक है, चलिए बेटा मैं थोड़ा बहुत और मोशन को एनालाइज करूँगा आपके साथ। सुनिए बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींचेगा। जैसे ऊपर की तरफ खींचेगा इस तरफ वेलोसिटी आएगी, जैसे इस तरफ वेलोसिटी आएगी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, v क्रॉस b किया, बड़ा फोर्स आया इस तरफ, इस कारण हमारा चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मुड़ गया। z के अलोंग मोशन नहीं हुआ, जो मोशन हुआ सिर्फ और सिर्फ x और y के अलोंग ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ x और y के अलोंग ही हुआ है। थोड़ी देर बाद में लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, और ये v उतनी ही ज्यादा होगी जितना ये y कोऑर्डिनेट होगा। ये y कोऑर्डिनेट जितना ज्यादा, बड़ा v की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। इस टाइम पर चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है q इंटू ई, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, बड़ा दैट इज q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन v एंड b। बड़ा v ऐसे b ऐसे, ऑफ कोर्स एंगल कितना आएगा आपका 90 आएगा। तो ये एक फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका बड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स है। मेरी बात बड़ा गौर से सुनना। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल दूर जाएगा y कोऑर्डिनेट वैसे वैसे बढ़ेगा। y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। चार्ज पार्टिकल की जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी तो बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स तो बड़ा बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स का भाई मैग्नेटिक फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा ऑफ कोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है यही बढ़ेगा। ये वाला जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला कंपोनेंट और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा के क्या हो जाएंगे, बराबर। भाई शुरुआत के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही था,
ये वाला फोर्स था ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल दूर जाता गया वैसे वैसे लगातार स्पीड बढ़ती गई। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता गया। जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता गया, मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बढ़ता गया। जैसे जैसे वैसे बेटा ये वाला कंपोनेंट बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। उसके बाद भी बेटा अगर पार्टिकल की स्पीड अगर बढ़ेगी तो मैं जानता हूं कि अब क्या होगा कि ये वाला फोर्स आपका कम हो जाएगा और ये वाला फोर्स आपका बढ़ जाएगा। ये वाला फोर्स कम और ये वाला फोर्स जैसे बढ़ेगा बेटा वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। अगर एक्सेलरेशन लगातार नीचे की तरफ आएगा तो वाई डायरेक्शन में लगातार वेलोसिटी कम होगी। वाई डायरेक्शन में लगातार वेलोसिटी कम होगी तो कभी ना कभी बेटा पार्टिकल पलटकर वापस भी आएगा। और अगर ये पार्टिकल पलटकर वापस आया और अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो जिस टाइम पर ये टच करेगा उस टाइम पर इसकी स्पीड वापस से जीरो हो जाएगी। मेरे कहने का अर्थ ये कि पहले बेटा लगातार स्पीड बढ़ेगी, यहां पर क्या होगी मैक्सिमम। जब यहां पर जब पहुंच जाएगा तब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। भाई हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास बेटा वेलोसिटी होगी ऐसे, v ऐसे है, b ऐसे है, v क्रॉस b आएगा नीचे की तरफ। ये मेरा फोर्स है QVB, ऊपर की तरफ बेटा मेरे पास फोर्स है इंटू Q इंटू E। ये वाली स्पीड अगर बहुत ज्यादा तो ये वाला फोर्स बहुत बड़ा है, ये वाला फोर्स बहुत बड़ा है तो पार्टिकल को बड़ा वो वापस नीचे लाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट घटेगा। जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट घटेगा बेटा वैसे वैसे लगातार स्पीड घटेगी। और ये वाला चार्ज पार्टिकल चलते चलते अगर एक्स एक्सिस को वापस से टच करेगा तो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट जैसे जीरो हो गया फिर से आपकी बेटा स्पीड हो जाएगी जीरो। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि पहले पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी बेटा फिर स्पीड घटेगी, और जब पार्टिकल वापस से एक्स एक्सिस को टच करेगा उस टाइम पर उसकी स्पीड बिल्कुल वैसे ही जीरो हो जाएगी जैसे बिल्कुल शुरुआत में थी। और फिर उसके बाद बिल्कुल मोशन जो यहां से तक मोशन होता उसको वापस रिपीट करेगा, क्योंकि ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन तो सेम है। यहाँ पर भी स्पीड जीरो, यहाँ पर भी स्पीड जीरो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी। तो जब एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके बाद तो मोशन रिपीटेटिव मोड पे आ जाएगा। उसके बाद जैसा मोशन यहाँ से यहाँ, फिर वैसा मोशन वहाँ से वहाँ, फिर मोशन वहाँ से। देख लेंगे, सब देख लेंगे। मैथमेटिक्स भी अपन को बड़े आराम से हर जगह हेल्प करेगी। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ बड़ा, ये कि whenever charge particle touches x axis, बेटा जब भी चार्ज पार्टिकल x एक्सिस को टच करेगा तो ऑफ कोर्स बेटा आपका y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इट्स स्पीड विल बिकम जीरो। हम तो कारण भी जानते हैं कि स्पीड जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि जब तक चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन पॉजिटिव है, फोर्स भी इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ। जब चार्ज पार्टिकल वापस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, बट आपका वर्डन क्या आएगा नेगेटिव। जितना वर्डन पॉजिटिव उतना वर्डन नेगेटिव, आपकी बेटा स्पीड वापस से जीरो हो जाएगी। देख लेंगे, सब देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं। मैं यहां पर बेटा एक बात बोलना चाहता हूं। वाई एक्सिस के अलोंग जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स का भी एक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स का भी एक कंपोनेंट है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसको गवर्न करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को गवर्न करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी हैं और मैग्नेटिक फोर्सेस भी हैं। तो आप बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Motion along y-axis is governed by electric forces and magnetic forces। चलिए बेटा, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूं, बड़ा गौर करना। x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही नहीं। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट जरूर आ सकता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कौन गवर्न करेगा? कौन गवर्न करेगा?
सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस is governed by magnetic forces। बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही गवर्न करेंगे। चलिए बेटा, अब मैं अपने एक्चुअल सवाल पे आता हूं। जो सवाल बेटा मुझे पूछना था मैं उस पे आता हूं। डायग्राम बेटा आपका वापस से वही, सारी कहानी बेटा बिल्कुल वही। दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is your y-axis। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज है q, मास है n, उसे रिलीज किया है। हमने रिलीज किया है एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है बी ऐसे। ठीक, मेरा सवाल है फाइंड, बेटा वो t इज इक्वल्स टू 0 है जब छोड़ा है तब, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, बेटा वेलोसिटी पूछिए, स्पीड नहीं। चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, स्पीड नहीं बेटा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल बताएंगे। सुनना बेटा, किसी टाइम पर, बेटा मैथमेटिक्स है इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व, तो किसी टाइम t पर लेट से बेटा चार्ज पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। उसके दो कंपोनेंट हैं, Vx और Vy। ठीक है बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वी नो दैट कि इस पर लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स, दैट इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स बस फैंसी नेम है, अदरवाइज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर हम लॉरेंट्ज फोर्स कह सकते हैं। इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा बहुत ही आसान है, Q E J कैप। मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा मुश्किल है, Q V क्रॉस P। बेटा व्हाट्स द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स Vx I कैप प्लस Vy J कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स BK कैप। फोर्सेस Q E J कैप तो बिल्कुल सही, प्लस I क्रॉस K इज ऑफ कोर्स बेटा माइनस J, तो मेरे पास आ गया Q Vx B, Q Vx B माइनस J कैप। J क्रॉस K इज बेटा ऑफ कोर्स I कैप, तो मेरे पास आ गया Q Vy B I कैप। ढंग से लिखो बेटा, मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई Q B Vy I cap, this is the force along x axis, plus QE minus Q Vx B J cap। As you can see that कि there is no force along z axis। ये वाली बात हमें पहले से पता है कि पार्टिकल के पास z एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तभी तो बड़ा पार्टिकल का सारा मोशन xy प्लेन के अंदर है। हमने भी डिसाइड किया था कि x एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस ही मोशन गवर्न करेंगे, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्सेस दोनों मिलकर मोशन को गवर्न करेंगे। सर वेलोसिटी निकालनी, बेटा निकालेंगे मैथमेटिक्स से बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा टाइम लगता है। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए बेटा अगले पेज पे आइए, इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। कितना एक्सेलरेशन आ गया बेटा,
ये वाला एक्सेलरेशन तो अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक बार चेक करना बड़ा, यही है ना, ठीक है बेटा। दिस इज ऑफ कोर्स योर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, but this is obviously your acceleration along y axis, and as we agreed that कि motion along x axis will be governed by magnetic field only, motion along y axis will be governed by electric field as well as magnetic field। ये बात हमें लॉजिक से भी काफी हद तक पता थी। acceleration along x axis can be written as dv by dt, dv by dt। हालांकि इसे लिखने की एक स्टाइल और भी है, v dy by dx, लेकिन मैं लिखना चाहता नहीं क्योंकि मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो दिस इज ऑफ कोर्स अ बेटर एक्सप्रेशन। इट कैन रिटन एज q कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, टाइम्स आपका v by। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितनी बेटा, acceleration along y axis can be written as rate of change of y axis के along velocity, that is of course qe upon m, ये सब तो constant ही है, minus qb upon m into vx। These kind of differential equations are not so easy to solve। मैं बहुत ही क्लियर बोल दूँ, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान काम नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए पहली बात तो बड़ा, ठीक है, ऑफ कोर्स देखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स है ना थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। देखो यहाँ वी वाई है, यहाँ वी एक्स है, काश दोनों तरफ वी वाई होता तो मैं शायद मैनेज कर लेता। ऊपर भी ये दिक्कत है, यहाँ वी एक्स है, यहाँ वी वाई है, दोनों तरफ या तो वी एक्स होता या दोनों तरफ वी वाई होता तो शायद कुछ भी सॉल्व कर लेते थोड़ा बहुत। मेरे पास एक प्लान है, इस इक्वेशन 2 को टाइम के रेस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो हो गया डबल डिफरेंशिएशन, ये सारा रहता है कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, m कांस्टेंट, vx का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में dvx बाई dt। पहली वाली इक्वेशन से मैं ये dvx बाई dt को यहां पुट करूंगा तो शायद मेरे पास कुछ सॉल्वेबल चीजें आ जाएंगी। सुनना बेटा, दैट इज माइनस QB अपॉन m, बड़ा ये कितना है QB अपॉन m इंटू वी वाई, बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। मेरे पास एक बहुत ही शानदार से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, d2vy बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू वी वाई। ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आंसर हमें याद है। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सॉल्व किया था और उसके एक्सप्रेशन को याद कर लिया था। उस टाइम सॉल्व किया था, उस टाइम ऐसे नहीं मैंने डायरेक्ट लिखा दिया, मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व किया था और फिर मैंने कहा था कि अगली बार अगर इस तरह की चीज़ आए तो सटाक से लगा देना। नहीं याद आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। मैंने मेरे बालकों को क्लास के अंदर एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाई थी और उसका फिर आंसर याद कराया था। ये थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका आंसर मैं तुम्हें याद कराया था कि x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें से ये a और थीटा जो है ये कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स है। बिल्कुल सेम कहानी बेटा यहाँ पर है, बस यहाँ पर x है, वहाँ पर वी वाई है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बेटा, यहाँ पर वो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर कर लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेटा दैट विल बी वी वाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, बेटा पता नहीं क्या है, मैं ए लिख देता हूँ, साइन ओमेगा, बेटा ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा में बेटा आराम से लिख सकता हूँ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी
प्लस थीटा। ले बेटा, काफी हद तक मैंने वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको सोल्व कर लिया है। काफी हद तक बेटा मैंने वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको सोल्व कर लिया बेटा। लेकिन सर ये ए और थीटा तो सवाल में दे रखा आपको। अरे मैं कुछ तो कोशिश करूंगा, बन जाएगा। देखो बेटा, मुझे पता है सवाल के हिसाब से कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे चार्ज पार्टिकल की स्पीड 0 थी। रिलीज किया था ना, चार्ज पार्टिकल की स्पीड 0 थी, तो ऑफकोर्स वाई एक्सिस के अलोंग भी बेटा आपकी वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो और वी वाई को 0 पुट करो, तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल्स टू a साइन। बेटा t को 0 पुट करना, ये ले बेटा मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 0। कुछ तो सॉल्व हुआ। हालांकि थीटा की वैल्यू पाई भी आ सकती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पाई लिखता तो उसके बाद वाले जितने एंगल थे वो बेटा सारे सारे नेगेटिव वगैरह बन जाते हैं। तो जो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो वो आंसर लिख सकते हो। ज़्यादा जो यूज़ में हो बेटा, ज़्यादा यूज़ में कौन सा, थीटा इक्वल्स टू 0। पाई भी लिख लेते तो कोई बहुत बड़ा ऐसा पाप नहीं हो जाता। ठीक, पाई भी अगर लिख लेते तो बेटा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाता। ठीक है, बस बेटा पाई लिखने में सिर्फ इतना सा अंतर था कि पाई लिखता तो उसके आगे वाले टाइम पर ये वाला एंगल पाई प्लस समथिंग हो जाता। पाई प्लस समथिंग होते ही बेटा तुम जानते हो कि पाई प्लस समथिंग का जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव। तो आपकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या आती है, नेगेटिव। और हम जानते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग बेटा वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी, बेटा क्या होगी, पॉजिटिव। पार्टिकल तो ऊपर जाएगा ना, इसलिए बेटा मैंने जानबूझ के थीटा इक्वल्स टू पाई नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 लिखा। थीटा इक्वल्स टू 0 जैसे आएगा बेटा, फिर 0 के आगे वाले जो एंगल होंगे उस पर साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा तो वी वाई पॉजिटिव आएगा, और हम तो वी वाई को पॉजिटिव ही चाहते हैं। थीटा को जैसे 0 पुट किया, मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ गई है a साइन क्यू बी अपॉन m इंटू टी। ले बेटा, सर अभी भी a नहीं पता आपको? हाँ बेटा a नहीं पता। सर a कैसे निकालोगे? बेटा a निकालने का भी मेरे पास एक जुगाड़ है। सुनना सुनना, आराम सुनना। मुझे t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पता है। सर ये कब पता किया था? बेटा बिल्कुल शुरुआत में, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल के पास जब स्पीड नहीं थी तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन था QE अपॉन m y एक्सिस के अलोंग। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर मुझे वेलोसिटी भी पता है और t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा मुझे एक्सेलरेशन भी y एक्सिस के अलोंग पता है। और ये जो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होता है, ये तो बेटा आपका y एक्सिस के जो अलोंग वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन तो होता है। तो जरा डिफरेंशिएट करना। जैसे मैंने बेटा y एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएशन किया, इट टर्न आउट टू बी a क्यू बी अपॉन m, साइन का डिफरेंशिएशन होने क्या आएगा, cos क्यू बी अपॉन m इंटू टी। ये है एक तरह से हमारे पास y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। मैं जानता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए बेटा, 0। तो 0 करो। सर ये 0 नहीं बेटा, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 थोड़ी आया था। अरे बेटा गलती हो गई मेरे से। y एक्सिस के अलोंग बेटा एक्सेलरेशन कितना आया था, QE अपॉन m। सॉरी, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आया था बेटा कितना, QE अपॉन m। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन आया था QE अपॉन m। तो t को 0 पुट करो और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस को QE अपॉन m पुट करो। तो QE अपॉन m इज इक्वल्स टू बेटा देखना a क्यू बी अपॉन m cos, अंदर बेटा टाइम को क्या रखना है, 0। बेटा cos 0 तो मेरे ख्याल से 1 होता है, तो मेरे पास ये आ गया है a टाइम्स क्यू बी अपॉन m से m निपटा, q से q निपटा, और बेटा मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई है e बाई बी। बेटा एक ही वैल्यू आ गई है e बाई बी। मचा दी बेटा अपन ने, मचा दी। अब हम बड़े आराम से आंसर लिख सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग तो मुझे बड़े आराम से वेलोसिटी पता है, e बाई बी साइन ऑफ क्यू बी अपॉन m इंटू टी। ये बेटा आपके पास y एक्सिस में वेलोसिटी है जो एक तरह से साइनोसोडली वेरी कर रही है। बेटा क्या वेरी कर रही है, साइनोसोडली। साइन की बेटा वैल्यू +1 से लेकर -1 तक वेरी कर सकती है। तो ये वाली वेलोसिटी
माइनस ई बाई बी से प्लस ई बाई बी तक वेरी करते जाएगी। प्लस ई बाई बी है तो ऊपर की तरफ, माइनस ई बाई बी है तो नीचे की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ा हमारा जो पार्टिकल है वो चलते 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 यूँ आएगा, तो कभी न कभी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो कभी न कभी बड़ा वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी न कभी जीरो भी होगी बड़ा वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, हमने बड़ा वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से निकाल दिए। सर काश मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी वेलोसिटी निकाल दूं। अरे बड़ा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ वी वाई पुट कर दे, ये वी आ जाएगा। चलो कर देता हूँ, मेरे पास आएगा डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम इंटू वी वाई। बड़ा वी वाई बड़ा पास है ई बाई इंटू साइन ऑफ, ले बेटा हम बी से बी कैंसिल, और बेटा मेरे पास आ गया है डी वी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम इंटू साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी इंटू डी टी। ये सब तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में टाइम जब जीरो था तो आपके पार्टिकल की स्पीड जीरो थी, पार्टिकल की स्पीड जीरो थी तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग भी आपकी वेलोसिटी जीरो ही थी। किसी भी टाइम टी पर लेट्स से बड़ा आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो वी एक्स थी। छोटा सा इंटीग्रेशन है, ये तो बड़ा वी एक्स ही आएगा, ये क्या आएगा क्यू ई अपॉन एम, तो ठीक है। साइन समथिंग का इंटीग्रेशन बड़ा मेरे ख्याल से आएगा माइनस कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बड़ा हल्का फुल्का आपको इंटीग्रेशन तो आता ही है, टी का जो कॉफिशिएंट होता है उससे मैं डिवाइड करना होता है, थोड़ा क्यू बी अपॉन एम से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। एम से एम बड़ा कैंसिल, मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आ गई है, क्यू से क्यू बी कैंसिल, ई बाई बी। कहाँ से कहाँ तक बड़ा, जीरो से टी तक। ये मेरे पास आ गया, लिमिट्स पुट करता ही 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। ये बड़ा आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। मैं यहाँ लिख दूँ बड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास वेलोसिटी आ गई है बड़े इत्मीनान से ई बाई बी, ई बाई बी, ई बाई बी, ई बाई बी 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। ये ले बड़ा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। यहाँ पर एक बात कहूँ बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी इसलिए नेगेटिव हो सकती है बेटा, साइन ऑफ समथिंग है। अब साइन ऑफ समथिंग तो -1 से लेके बेटा +1 तक वेरी कर सकता है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस ई बी से प्लस ई बी तक वेरी कर सकती है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन तुम नोटिस करना कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही। हाँ जीरो हो सकती है, जीरो कब होगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन आपका 1 हो जाएगा, अदरवाइज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई नेगेटिव होने के लिए इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा, 1 में से माइनस कर रहे हैं इसलिए ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो कभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी, इस बात का सीधा अर्थ ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो पार्टिकल लगातार आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। हाँ वाई के अलोंग पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, क्योंकि बेटा वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग सारे रास्ते में वेलोसिटी पूरे रास्ते पॉजिटिव है। हाँ कभी कभी बीच में जीरो हो जाएगी, कब, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी बेटा, वहाँ पर तो स्पीड ही जीरो हो जाएगी। और हाँ जीरो हो सकती है बेटा, जीरो कब हो जाएगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन आपका बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। तो कभी भी जो वी एक्स है एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में पार्टिकल पलटेगा नहीं, वाई में तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स में लगातार आगे ही चलता जाएगा। हालांकि खैर आपने मुझसे वेलोसिटी पूछी तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी दिस आई कैप ई बाई बी साइन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी आई कैप प्लस ई बाई बी 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी जे कैप। किसी भी टाइम पर आपके पास बेटा वेलोसिटी ये है। स्पीड निकालना चाहो तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, मचा दिए अपन ने। आगे चलिए, अभी तक तो बेटा आपने बहुत कम मचाई है, अभी तो अपन और मचाएंगे।
इसी में अगला सवाल, फाइंड पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एनी टाइम टी। बेटा किसी भी टाइम टी पर चार्ज पार्टिकल के पास पोजीशन क्या होगी? ये तो आसान सवाल है यार, खास तौर से जब वेलोसिटी पता है तो पोजीशन तो पता कर ही लेंगे यार, उसमें क्या लोड है भाई, वेलोसिटी पता तो पोजीशन पता लग जाएगी। किसी भी टाइम पर पोजीशन निकालना हमारे लिए कोई टफ काम नहीं है। हाँ, मजदूरी टाइप बात जरूर हो सकती है, लेकिन वैसे कोई टफ काम नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी भी टाइम टी पर लेट से बड़ा आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है एक्स कोमा वाई पर, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना हमारे लिए आसान काम है। दिखाऊं? दिखाता हूँ चलो। सबसे पहले वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स ई बाई बी साइन क्यू बी अपॉन एम इनटू टी। ये जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, दिस इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस dt को उधर ले जाओ, मेरे पास आ गया dy इज इक्वल्स टू ई बाई बी साइन ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो था। किसी भी टाइम टी पर बड़ा लेट से वाई कोऑर्डिनेट इज वाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। टी का कोफिशिएंट है क्यू बी अपॉन एम, उससे बड़ा करेंगे डिवाइड, कहां से कहां तक? जीरो से लेके टी तक। किसी भी टाइम पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट बड़े आराम से आ गया है। बड़ा कितना आ गया है? ई एम अपॉन क्यू बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। किसी भी टाइम पर आपके पास बड़ा ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। सवाल आधा हुआ है बेटा अभी तक, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकाला, हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहिए। अभी निकालता हूं बेटा। हम जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमने पहले से निकाल रखी है क्या? हाँ बेटा निकाल रखी है। कितनी आई थी? ई बाई बी 1 माइनस कॉस ऑफ, ये लो इस dt को मैं ले गया ऊपर, dx 1 माइनस कॉस ऑफ इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बेटा ये ई बाई बी तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो था। किसी भी टाइम टी पर लेट से एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स। ये बेटा आपका ई बाई बी, इंटीग्रेशन तो आसान से बेटा 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगा? साइन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। बेटा इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो बेटा एम ऊपर आ जाएगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा। कहां से कहां तक? जीरो से लेके टी तक। अभी करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर मेरे पास आ गया है ई बाई बी इंटू टी माइनस हाँ बेटा एम ई अपॉन क्यू बी स्क्वायर साइन ऑफ, ये रहा बेटा तुम्हारा किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट। हमारा बड़ा आंसर आ चुका है। हमसे पूछा गया बताइए किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? बेटा किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स भी पता है, वाई पता है। हमारा बड़ा बड़े आराम से आंसर आ चुका है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। देखो बेटा
ऐसे आंसर तो आ चुका है, वैसे बातें कर रहे हैं अब तो। हमारा जो y कोऑर्डिनेट है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो देखना। हमारे y कोऑर्डिनेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू बेटा क्या देगी? -1। 1 माइनस -1 चल जाएगा 2। तो y मैक्सिमम मेरे पास हो जाएगा 2em/cube²। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हो कि y कोऑर्डिनेट तो वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर इस वैल्यू तक। पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। लेकिन हमारा जो x कोऑर्डिनेट है उसमें ये वाला जो t वाली टर्म है ना, जैसे से t बढ़ेगी वैसे वैसे x कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ेगा। टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। और बीच में कभी ना कभी y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू आती है 2em/cube²। ये y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू वाली बेटा, ये बेटा y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू। हमारा सवाल हो चुका है, हम तो ऐसे बातें कर रहे हैं। अब जब बातें कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक हल्का सा, एक छोटा सा मेरा एक मन और कर रहा है बेटा, मेरा एक छोटा सा एक मन और कर रहा है। देखना बेटा मैं क्या करना चाहता हूं। यहां से बेटा मैं x माइनस e/b इंटू टी को लिख सकता हूं -me/cube² साइन QB/m इंटू टी लिख सकता हूं बेटा। इसी तरीके से y माइनस em/cube² को मैं लिख सकता हूं em/cube² का cos ऑफ QB/m इंटू टी। हाँ, माइनस साइन के साथ। ऐसे ही छोटा सा काम है, बहुत बड़ा। हमारा आंसर तो आ चुका, हम बातें कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो x माइनस e/b इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बेटा यहां पर y माइनस me/cube² का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म तो आएगी बाहर। साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इज ऑफ कोर्स 1। तो मेरे पास ये हो जाएगा me/cube का स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समथिंग लाइक सर्कल लग रहा है, एक्चुअल सर्कल नहीं है, समथिंग लाइक सर्कल लग रहा है। ऐसा सर्कल लग रहा है जिसका सेंटर, बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को इतनी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती होगी, x माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज e/m इंटू टी कॉमा me/cube²। सेंटर ये है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट नहीं लगा लेकिन लगातार आगे जा रहा है। सर ऐसा क्या सर्कल हो सकता है? सोचेंगे। और जिसका रेडियस जो है वो बेटा मेरे ख्याल से me/cube² आ जाएगा। ऐसा सर्कल मैं बताऊंगा, रुक जाओ। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये अगर x एक्सिस है, ये अगर आपकी y एक्सिस है,
आपका पार्टिकल जो है उसका मोशन समथिंग लाइक वैसे ही है जैसे 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 एक डिस्क लो, डिस्क के सेंटर को सामने की तरफ बड़ा वेलोसिटी दे दो E/m और उसका रेडियस कर दो me/qb का स्क्वायर, तो और उसको एंगुलर वेलोसिटी दे दो ओमेगा और प्योर रोलिंग करा दो, उसको प्योर रोलिंग करा दो। तो जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो देखो, ध्यान से देखो, वो इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट तो कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कल जो है वो रेस्ट पे नहीं है, सर्कल लगातार आगे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से बेटा? ओहो बेटा, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, E/b से। बेटा ये b है बेटा, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है? E/b से आगे जा रहा है। तो काफी हद तक बड़ा हमारा मोशन ऐसा हो गया कि एक डिस्क लो, इस डिस्क के सेंटर को सामने की तरफ वेलोसिटी दे दो E/b, ओमेगा ऐसे दे दो कि प्योर रोलिंग करे। ये इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास एक तरह से आ जाएगा me/qb का स्क्वायर। तो इस पूरे सर्कल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो इस सेंटर के अबाउट तो कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन सेंटर जो वो रेस्ट पे नहीं है, वो लगातार आगे जा रहा है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को याद है कि इस पार्टिकल का जो मोशन है, हम लोगों ने रोटेशन मोशन में पढ़ा था कि ये साइक्लॉइड होता है। क्या होता है बेटा? साइक्लॉइड। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन भी काफी हद तक ऐसा, हमारे चार्ज पार्टिकल का मोशन भी काफी हद तक साइक्लॉइड ही होगा। हमारे चार्ज पार्टिकल का मोशन बेटा काफी हद तक क्या होगा? साइक्लॉइड ही होगा। साइक्लॉइड भी एक तरह से सर्कुलर मोशन टाइप ही है, बस उसका जो सेंटर वो रेस्ट पे नहीं है। उसका जो इक्वेशन देख लो ना, इक्वेशन देख लो, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट के पास लगातार सामने की तरफ वेलोसिटी है, तो जो सेंटर है उसके बाद मोशन सर्कुलर है, लेकिन सेंटर लगातार आगे जा रहा है, मोशन काफी हद तक ऐसा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन इज समथिंग लाइक दिस, उसका t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां कहीं है, फिर कभी ना कभी बेटा आपका पार्टिकल यहां कहीं है, यहां पर इसके y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू है। तुम तो जानते बेटा y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बेटा y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2em/qb स्क्वायर। बेटा कितनी 2em/qb स्क्वायर। किस टाइम पर ऐसा होगा? मैं तो वो टाइम भी बता सकता हूं किस टाइम पर ऐसा होगा। उस टाइम पर होगा जब ये वाला एक्सप्रेशन, बेटा ये वाला सारा एक्सप्रेशन -1 हो जाए। ये -1 तब होगा जब ये अंदर वाला एंगल पाई हो जाए। ये अंदर वाला एंगल पाई तब होगा जब t की वैल्यू होगी πm/qb। बेटा t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी πm/qb। इस टाइम पर ऐसा होगा। कभी ना कभी आपका y कोऑर्डिनेट 0 भी होगा। अरे बेटा y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? y कोऑर्डिनेट 0, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 था। अगली बार 0 कब होगा? अगली बार 0 तब होगा जब ये 1 हो जाएगा। अरे भाई ये 1 कब होगा? ये 1 तब होगा जब ये वाला एंगल आपका 2π हो जाएगा। ये 2π कब होगा? ये 2π तब होगा जब t की वैल्यू क्या होगी? जब t की वैल्यू बेटा क्या होगी? 2πm/qb। फिर अगेन आपका y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। अगली बार y कोऑर्डिनेट बढ़कर मैक्सिमम कब होगा? बट अगली बार y कोऑर्डिनेट बढ़कर मैक्सिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यू फिर से -1 होगी। ये वाली वैल्यू -1 कब होगी? जब ये वाला एंगल आपका कितना होगा? 3π। ये 3π कब होगा? सॉरी बेटा ये वाला एंगल 3π कब होगा? जब t की वैल्यू क्या होगी? πm/qb। सॉरी 3πm/qb। किस टाइम पर ये टाइम लिख दूं, टाइम आएगा बेटा कितना? 3πm/qb। फिर से आपका चार्ज पार्टिकल बड़ा वापस से ग्राउंड को टच करेगा। कब अगली बार ग्राउंड को टच करेगा? बेटा अगली बार ग्राउंड को तब टच करेगा y कोऑर्डिनेट फिर से 0 होगा। बेटा y कोऑर्डिनेट फिर से 0 कब होगा? जब ये वाला एंगल कितना होगा? 2π। ये वाला एंगल 2π कब होगा? जब टाइम की वैल्यू आएगी। बेटा टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? बेटा टाइम की वैल्यू आएगी 2πm/qb। इसका मतलब πm/qb तक ऊपर जाएगा, फिर πm/qb तक नीचे आएगा। फिर तो मोशन रिपीट है, πm/qb तक ऊपर, πm/qb तक नीचे, लगातार मोशन बड़ा रिपीट कर y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, घटता है, x कोऑर्डिनेट लगातार बढ़े जा रहा है।
समझ गए इस बात को? यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं, इस टी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी निकाल सकता हूं मैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है मैं तो ये भी निकाल सकता हूं। किसी भी टाइम पर अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहां पर बेटा टी की वैल्यू पुट कर दो, बेटा टी की वैल्यू पुट कर दो। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, बेटा पुट करना। अगर मैं टाइम को 2 पाई एम अपॉन क्यू बी पुट करूंगा, 2 पाई बच जाएगा, साइन 2 पाई तो जीरो होता है, यहां पुट करो, यहां पुट करो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, बेटा मेरे पास आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस ई बाई बी इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू। यहां से देखिए डिस्टेंस भी बेटा वापस वही आएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू ई बी, बेटा कितना हो गया ये, दैट इज 2 पाई एम ई अपॉन क्यू बी का स्क्वायर। हम तो हर चीज बता सकते हैं। हम तो कोई पूछ ले कि सर पूरे रास्ते सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगी, बेटा सबसे ज्यादा स्पीड वहां पर होगी जब पार्टिकल सबसे ऊपर ही ऊपर होगा, सबसे ऊपर ही ऊपर होगा। उस टाइम पर इसके पास जितनी भी स्पीड होगी वो सारी की सारी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। इस टाइम पर इसके पास वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी है ही नहीं। इस टाइम पर सारी की सारी वेलोसिटी इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हम पहले से ही निकाल चुके हैं। ये बेटा एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, ये मैक्सिमम कब होगी, ये बड़ा मैक्सिमम तब होगी जब ये वाला एंगल, सॉरी बेटा ये वाली वैल्यू -1 होगी। ये वाली वैल्यू -1 कब होगी बेटा, जब ये वाला एंगल आपका कितना होगा पाई। ये वाला एंगल पाई कब होगा, जब टी की वैल्यू होगी पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या सचमुच में ये वाला टाइम पाई एम अपॉन क्यू बी है क्या, यस। और इसको अगर मैं रखता हूं, इसको अगर मैं पाई एम अपॉन क्यू बी रखता हूं तो 1 -1 बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी आ गई है कितनी बेटा, 2e/b। ये ना केवल एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, यही आपकी नेट वेलोसिटी है, और पूरे रास्ते बेटा यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, यही आपकी पूरे रास्ते मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। सर मैंने वेलोसिटी ना वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी सीखी थी, बिल्कुल शुरुआत में सर सर ऐसे भी सीखी थी मैंने, बेटा सीख ले, इससे भी आंसर आएगा। वो किसी भी वाई कोऑर्डिनेट पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि √2 QE अपॉन m इंटू वाई कोऑर्डिनेट। जब पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ये आपका जो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट है ये कितना आया बेटा, ये आया है 2em अपॉन क्यूबी स्क्वायर। m अपॉन क्यूबी स्क्वायर। m से m बेटा क्या हो गया, कैंसिल। 2 और 2 का बड़ा रूट क्या आ जाएगा 2, q से बड़ा q क्या हो गया कैंसिल, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बड़ा कितना आ गया e/b, बड़ा वही आंसर वापस से आ गया, वही आंसर वापस से आ गया। जब y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम तो बड़ा आपकी स्पीड भी सबसे ज्यादा। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो साइक्लॉइड का मोशन है काफी हद तक वैसा सा ही मोशन है जैसे डिस्क के सेंटर को हमने सामने की तरफ वेलोसिटी दे दी है v, और वो प्योर रोलिंग कर रहा है तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो भी साइक्लॉइड के अलोंग ही मूव करता है। सर वो जब साइक्लॉइड के अलोंग मूव करता था तो उसमें भी रेडियस वगैरह सब कुछ हुआ करते थे बेटा, हाँ बिल्कुल हुआ करता था। अगर कोई r रेडियस का पार्टिकल इस तरह से, मैं तुम्हें नए पेज पे दिखा देता हूँ, मैं ऐसे कंपेरिजन दिखा रहा हूँ बेटा। अगर कोई r रेडियस का ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से प्योर रोलिंग वगैरह करता था इस तरह से, तो अगर ये रेडियस अगर r है तो ये वाला जो पार्टिकल है ये यूं चलते 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 ऐसे जाया करते थे। ये जो डिस्टेंस हुआ करती थी ये हुआ करती थी 2r, ये जो डिस्टेंस हुआ करती थी ये हुआ करती थी 2πr। और तो और मैंने आरबीडी में मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि ये जो पाथ लेंथ हुआ करती थी ये हुआ करती थी 8r। यहां से डिस्टेंस कितनी हुआ करती थी 8r। वही लॉजिक यहां पर लगाऊं, वही लॉजिक यहां पर लगाऊं। ये जो डिस्टेंस है ये 2r होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये 2r होनी चाहिए। 2em अपॉन क्यू बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2r। बड़ा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। बड़ा इसका मतलब हमारे इस साइक्लॉइड का जो रेडियस है वो कितना आना चाहिए, em अपॉन क्यू बी स्क्वायर। आ भी रहा है बेटा, आ भी रहा है हमारा जो me अपॉन क्यू बी स्क्वायर। एक्सप्रेशन बेटा वही आया था, याद कर लो, एक्सप्रेशन भी आया था me अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ये बेटा आपका रेडियस आया था। सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 2πr होनी चाहिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 2πr होनी चाहिए।
ये डिस्टेंस है 2r, तो इसका हाफ होगा r। r कितना है बेटा, em/qb²। बेटा एक बार चेक करना, हमने तो सही तरीके से निकाला था और अब निकाला दोनों सेम आ रहे हैं क्या? टू सेम आ रहे हैं। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर साइक्लोइड में यहां से यहां तक की पाथ लेंथ निकाल सकते हो क्या? वैसे बेटा मैं निकाल तो सकता हूं कि स्पीड को टाइम से इंटीग्रेट करके, लिए मेरा निकालने का मन नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ये वाले पाथ की लेंथ क्या होगी, तो मेरा मन नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू होगी 8r। सब कुछ तो कंपेयर कर दिया बेटा। इट शुड बी इक्वल टू 8 टाइम्स रेडियस। बेटा ये है 2r, तो इसका हाफ आएगा आपका रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू em/qb²। आई रियली होप बेटा सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ बेटा सारा मामला थोड़ा सा टफर साइड का था, खास तौर से मैथमेटिकली टफर साइड का था, बट ठीक है। आई रियली होप बेटा सारा समझ में आ भी गया होगा। किसी को बेटा ऐसे लगे कि सर बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो मैंने बेटा शुरुआत में बोल दिया था कि यू कैन लीव इट, है ना, ऐसे करना कोई मस्ट भी नहीं है। हाँ, कोई बच्चा बहुत ही सारी बातें डिटेल में अगर समझता हो, उसको तो बेटा सारी बातें समझ में आएगी। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। खास तौर से ये हैवियर चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड बढ़ाने के काम आता है। सर हैवियर मतलब क्या, 1 किलो 2 किलो के चार्ज पार्टिकल क्या? अरे नहीं बेटा, हैवियर मतलब इलेक्ट्रॉन तो लाइटर मान लो, और इलेक्ट्रॉन से लगभग 1800 टाइम्स हैवियर कौन हो गया? प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन से 4 गुना हैवियर कौन हो गया? अल्फा पार्टिकल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर 2-4 बात मैंने लिख भी रखी है। इट इज़ ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, स्पेशली बड़ा हैवियर चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के या उनकी स्पीड बढ़ाने के काम आता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बेटा जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनके कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट पर बेटा आपका साइक्लोट्रॉन है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई अर्नेस्ट और लॉरेंस इन 1929 या लगभग 1929 और 30 के आसपास। मेरे ख्याल से ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और उन्होंने शायद 1939 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो साइक्लोट्रॉन के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च की थी या फिर इसका इन्वेंशन जो किया था, इसके बेसिस पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था शायद 1939 के अंदर। ये बातें बेटा ऐसे ही हैं, सवाल ऐसा नहीं कि जेई में पूछ लेंगे, ठीक है, मेरे को हल्की फुल्की याद थी तो उन्हें बोल दी। किस कॉन्सेप्ट पर बेटा अब तक चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते थे, सुनना। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई रीजन है, बेटा आपके पास इस तरह से कोई रीजन है। इस रीजन के अंदर आपने कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रखी है ऐसे। लेट्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रखी है ऐसे। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बेटा लेट्स आपके पास है L। यहाँ कहीं से आपने किसी Q चार्ज को रिलीज़ किया जिसका चार्ज है बेटा लेट्स से +Q और मास आपके पास लेट्स से M। इस चार्ज पार्टिकल पर सामने की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे हम जानते हैं Q इंटू ई, तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन आएगा सामने की तरफ Q इंटू ई अपॉन M। ये चार्ज पार्टिकल लगातार आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से तक सिर्फ और सिर्फ v² = u² + 2 × a × ऐसे तो लगाना है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर +2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स QE अपॉन m मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो कि बेटा वेलोसिटी इज बेसिकली √of 2QE अपॉन m इंटू L। इस तरह की ट्यूब्स के अंदर भी हम चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं, उनको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह की ट्यूब्स के थ्रू भी। बट इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये वाला जो तरीका ना, ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए तो बड़े आराम से काम कर जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए तो बड़े आराम से काम कर जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनका मास होता है स्मॉल। मास अगर स्मॉल होता है तो अच्छी खासी वेलोसिटी भी आप अचीव कर सकते हो स्मॉल l की वैल्यू के लिए भी। मतलब आपको बड़ा बहुत ज़्यादा लेंथ तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करनी, थोड़ी सी लेंथ में भी अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1800 टाइम्स होता है।
तो जितनी स्पीड आपने इलेक्ट्रॉन की क्रिएट की इस ट्यूब के थ्रू, उतनी ही स्पीड आपको प्रोटॉन के लिए भी अगर क्रिएट करनी होगी। तो अगर आपका मास 1800 टाइम्स है तो ऑफकोर्स बड़ा आपको लेंथ भी, तो इस ट्यूब की जो लेंथ है वो भी तो 1800 टाइम्स रखनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर m है, ऊपर l है बेटा। अगर आपका मास 1800 टाइम्स है तो ऑफकोर्स आपको उतनी ही स्पीड, जितनी स्पीड आपने इलेक्ट्रॉन की जनरेट की, उतनी ही स्पीड अगर आप प्रोटॉन की जनरेट करना चाहोगे तो ऑफकोर्स बड़ा आपको ये जो इलेक्ट्रॉन वाले केस के अंदर आपने जो ट्यूब की लेंथ रखी है उसके मुकाबले 1800 टाइम्स आपको ट्यूब की लेंथ रखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि बेटा इतनी ज़्यादा लेंथ के अंदर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना कर पाओ। तो इस तरह का जो ट्यूब वाला जो अरेंजमेंट है, इससे आप इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को तो एक्सीलरेट कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले हैवियर हैं उनको एक्सीलरेट करना मुश्किल है। ऐसे इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि बेटा उनका मास ज़्यादा है, और अगर मास ज़्यादा है तो उतनी ही स्पीड के लिए मुझे लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी इस ट्यूब की, जो कि थोड़ी सी मुश्किल काम है। सो हम कह सकते हैं कि ना ये जो ट्यूब वाला जो तरीका है ये इलेक्ट्रॉन्स में तो काम दे जाता है, लेकिन प्रोटॉन्स में और अल्फा पार्टिकल्स में काम नहीं देता। प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को फिर हम कैसे एक्सीलरेट करेंगे? उनको हम एक्सीलरेट करेंगे हमारे, क्या नाम बेटा इसका, हमारे साइक्लोट्रॉन से। तो मैं इस बात को लिख भी दूं, साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट कर दोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं बेटा, ठीक, कोई खास दिक्कत ऐसे परेशानी नहीं है। बट ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम ऐसे सिंपल ट्यूब वाले तरीके से भी एक्सेलरेट कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्या इसकी वर्किंग है बेटा, क्या इसकी बातें हैं, सारा का सारा बेटा एक बार अरेंजमेंट बड़े आराम से देखना समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, हाँ, फिर बेटा अपन एक जो रियलिस्टिक डायग्राम है वो भी देखेंगे। सुनना एक बार, आपके पास बड़ा दो मेटेलिक डीज है। सर ये डीज क्या है? सुनना बेटा, हाँ बेटा, इस तरह से डी शेप का बड़ा ये मेटल है। मेटल की बड़ा ऐसे हाफ प्लेट है, हाफ प्लेट। बड़ा मेटल का होना ज़रूरी है, जैसे कॉपर हो गया वगैरह वगैरह। जैसा ये हाफ सेमी सर्कुलर डिस्क है, वैसे ही इसके नीचे एक सेमी सर्कुलर डिस्क और है, इसके नीचे अंदर की तरफ, बीच में थोड़ी खाली जगह है, बीच में थोड़ी खाली जगह है। इसे हम नाम देते हैं बेटा डीज। नाम बेटा ऐसा क्यों दिया आप समझ गए होंगे, इसका जो शेप है काफ़ी हद तक डी जैसा ही है। इसके बिल्कुल नज़दीक बेटा, बिल्कुल नज़दीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बेटा, बिल्कुल नज़दीक हमें ऐसा ही डी और रखना है। बिल्कुल नज़दीक है बेटा, बिल्कुल पास में ऐसी ही सेमी सर्कुलर मेटेलिक डिस्क और रखनी है। ये भी मेटल की बनी हुई है, सेम मेटल की बनी हुई है बेटा। मैं क्लियर कर दूं कि जैसी ये दो डिस्क है ना, ये दोनों डिस्क ऐसे ऊपर ऊपर हैं, ऐसे बेटा नीचे नीचे भी है, बीच में आपकी जो जगह है वो थोड़ी सी खाली है। ठीक, ये अरेंजमेंट ठीक है बेटा। इन दोनों डीज को, अच्छा बेटा दोनों को हम डीज बोलते हैं, इन दोनों डीज को हम एक बैटरी के सोर्स से लगाएंगे। ये बैटरी का जो सोर्स है, आप कहोगे सर बैटरी तो आप हमेशा ऐसे दिखाया करते थे ना, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये ऐसी कैसी बैटरी है? इस तरह की बैटरी को हम बोलते हैं एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एक बार इधर हायर पोटेंशियल, फिर एक बार इधर हायर पोटेंशियल, बेटा फिर एक बार इधर हायर पोटेंशियल, फिर एक बार इधर हायर पोटेंशियल। तो ये हमारा एक तरह से एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है बेटा। कई जगह इसको ऑसिलेटर भी कहा जाता है। मैं पहले बेटा क्लियर कर दूं कि ये जो एसी सोर्स है ना, ये वोल्टेज तो फिक्स रख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार इधर हायर पोटेंशियल 10, फिर एक बार इधर हायर पोटेंशियल 10, फिर एक बार इधर हायर 10, फिर एक बार इधर हायर 10, ऐसे वैल्यू फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ऑसिलेटर का वोल्टेज वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस बेटा जी, ग्राफ विल लुक लाइक दिस।
पहले कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा वो पॉजिटिव, फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव उतना ही, फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा पॉजिटिव बड़ा, फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव, फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा पॉजिटिव, फिर कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव का अगर अर्थ समझ नहीं है तो बताता हूँ। जैसे मान लो ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका हाई है इसका लो है, फिर उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब इसका हाई है इसका लो है, फिर वापस से पोटेंशियल उतना पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसका हाई है इसका लो है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है। ये एक तरह से आपका एसी सोर्स जो है उसका वोल्टेज इस तरह से वेरी कर रहा है। एक बात और बेटा, यहां से यहां तक का जो टाइम है ना, इस टाइम को आप टाइम पीरियड कह सकते हो, इस ऑसिलेटर का या फिर एसी सोर्स का टाइम पीरियड कह सकते हो। टाइम पीरियड कहने का मतलब ये हो गया कि इस टाइम के अंदर जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई है उसके बाद तो जस्ट रिपीटेशन है, यहां पर बेटा एक बार चेंज हुआ फिर उसका तो रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो जो टी है ना इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या टाइम पीरियड। इसके उल्टे को बेटा हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसके इनवर्स को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 50, तो इसका मतलब 50 बार प्लस से माइनस होकर वापस प्लस हुआ है, एक ही सेकंड के अंदर 50 बार प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे बार 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 लगातार वो चेंज हुआ, इतने साइकिल्स कंप्लीट किए, इतने साइकिल्स कंप्लीट किए, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, हर्ट्ज होती है, या बेटा सीपीएस मतलब बेटा साइकिल पर सेकंड। अर्थ बेटा वही है साइकिल पर सेकंड मतलब कितने चक्कर कंप्लीट कर लिए, किस बात का चक्कर, हायर पोटेंशियल फिर लोअर पोटेंशियल फिर हायर लोअर हायर लोअर हायर। एक सेकंड के मान लो कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह के पूरे चक्कर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, इतनी बात बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। मैं फिर से इस बात को बेटा रिपीट कर दूं कि इन दोनों डीज, ये जो दोनों डीज दिखा रखी है ना, इनके नीचे ऐसे बेटा 2 डीज और है, बीच में आपकी जगह खाली है। अब कॉन्सेप्ट क्या बेटा, एक बात सुनना, ये जो मेटल्स हैं, मेटल का जो ऊपर वाला डी है और मेटल का जो नीचे वाला डी है, उसके बीच में जो स्पेस है ना, उस स्पेस में आप लोग जानते हो कि उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो हो सकती है, यहाँ नहीं होगी। दोनों जो ऊपर वाली डी और नीचे वाली डी है उनके बीच में जो जगह है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बेटा ऐसे, बी है और ये यूनिफॉर्म है। ये मैग्नेटिक फील्ड लगाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। मैं एक भारी सी मैग्नेट लूंगा, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखूंगा इधर की तरफ, इसी के पीछे की तरफ एक दूसरी मैग्नेट रखूंगा, उसका साउथ पोल रखूंगा इस तरफ, और बीच में आपका सारा सारा अरेंजमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा मैग्नेट में कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, बीच में आपका सारा सारा साइक्लोट्रॉन आ जाएगा। उन दोनों मैग्नेट्स को अगर नजदीक लाऊंगा तो रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी घट जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैग्नेट्स हम लेके आते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज controlled by electromagnets, ठीक है ना। हल्की फुल्की बड़ा फील तो आपको आना स्टार्ट हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा, आपको अगर बड़ा एग्जैक्टली देखना हो कि किस तरह का साइक्लोट्रॉन होता है तो रफली इस तरह का आपका साइक्लोट्रॉन होता है। सुनना बेटा, मैंने एक छोटा सा डायग्राम ले रखा है, सुनिएगा इत्मीनान से, सुनना बेटा। ये आपकी मैग्नेट है, ये आपकी मैग्नेट है, ये दोनों को नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को नजदीक लाऊंगा तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया ऐसे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया ऐसे। ये बेटा बीच के अंदर आपके डीज हैं, बड़ा एक तरह से आपके पास डीज हैं, एक डी बेटा ये रही, एक डी ये रही, बीच में आपकी थोड़ी सी जगह खाली है, बीच में आपकी बेटा थोड़ी सी जगह खाली है, ठीक है ना।
दीज आर टू सेमी सर्कुलर कैविटीज, मतलब बेटा बीच में आपकी जगह खाली है। ठीक है, यहाँ तक बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा सारी बात। ये जो दोनों डीज हैं, ये जो दोनों डीज हैं, इन दोनों डीज को हमने जोड़ रखा है किसी बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, प्लस माइनस। इसको हमने एक तरह से ऑसिलेटर के साथ जोड़ रखा है। किसके साथ जोड़ रखा है बेटा? ऑसिलेटर के साथ अपन ने इसको जोड़ रखा। तो ये आपका सारा का सारा अरेंजमेंट है जो मैंने बेटा आपको दिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। मैं एक बार वापस से अपने अरेंजमेंट पे आता हूँ। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये एक डी, ठीक है बेटा। कैसी होगी बेटा दिखने में? आपको हल्का फुल्का आइडिया लग ही गया। ऐसे ही एक डी और एक डी और, ठीक है। इनके अंदर बेटा हमने इन डीज को बेटा किससे बनाया है? कॉपर की या बेटा किसी मेटल की प्लेट से बनाया है। इन दोनों को मैंने किसी न किसी एसी के सोर्स से जोड़ रखा है। ठीक है, यहां तक बेटा आपको मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। एक डी ऊपर है, एक डी नीचे है बेटा, बिल्कुल वैसे जैसे ये वाला डायग्राम था, आपने देख ही लिया होगा। ये एक डी ऊपर, एक डी नीचे, बीच में इनकी जगह कुछ खाली है जिसमें आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। कैसे मूव करेगा देखते हैं बेटा। सुनिए बच्चा, सुनिए बेटा, आराम से इत्मीनान से मेरी पूरी बात बढ़िया तरीके से सुनना। मैं क्या करूंगा, इन दोनों डीज के बीच में, अच्छा बेटा एक बात मैं बोलना भूल गया, ये इन दोनों डीज के बीच का जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन हमने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऐसे क्रॉस अंदर की तरफ बी, ऐसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम बीच में से एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे। ये जो हमारा ऑसिलेटर है ये बार बार बड़ा वोल्टेज जो है वो लगातार डायरेक्शन चेंज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी ही रखेगा। ठीक है, अब सुनना बेटा, जिस चार्ज पार्टिकल को आपको एक्सेलरेट करना है उसको यहां कहीं से छोड़ दीजिए। बीचों बीच से भी छोड़ सकते हो, साइड से भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी छोड़ सकते हो। जिस चार्ज पार्टिकल को मैंने रिलीज किया उसका चार्ज बेटा Q है, मास उसका m है, मैंने उसे रिलीज किया है। मान लीजिए बेटा शुरुआत में ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका V था। वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऑफ कोर्स ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे, ये वाली प्लेट अगर लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यूं आएगी, ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो ये लगातार एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा, और चलते 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 ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे यहां कहीं पहुंचेगा। जब यहां कहीं पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट से मेरे प्यारे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज K1। मैंने बड़ा जानबूझ के इस चार्ज पार्टिकल को है ना मिड पॉइंट से छोड़ा है। हालांकि हम छोड़ कहीं भी सकते थे, लेकिन इस सवाल के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए मैं इसको मिड पॉइंट से छोड़ रहा हूं। अब सुनना बेटा, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट बीचों बीच है ना, इसलिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V/2। अब सुनना, अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल है V/2। यहां से यहां तक एक बार TMEC लगाना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। बेटा यहां का पोटेंशियल 0, तो बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल V/2 शुड बी इक्वल टू, यहां पर काइनेटिक एनर्जी K1, और बेटा वहां पहुंच गया जहां पर आपका पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट पर पोटेंशियल। ले बेटा K1 की मेरे पास वैल्यू आ गई है Q टाइम्स V/2। जैसे ही चार्ज पार्टिकल बेटा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल अब कहां एंटर कर लिया, ये वाला जो D है और इसका जो नीचे वाला D है उनके बीच वाले पॉइंट में एंटर कर गया। जैसे ही यहां पर एंटर कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद, क्योंकि बेटा D और D के बीच में जो रीजन होगा वहां पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बेटा वेलोसिटी है ऐसे, V क्रॉस B किया ऐसे, V क्रॉस B किया ऐसे, तो सेंटर आएगा यहां कहीं।
वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो रेडियस भी कम ही आएगा। और छोटे से रेडियस के अंदर बिना कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज किए बिना कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज किए यहां से चलते चलते यहां आ गया। और ये जो पहले वाला रेडियस है मैं इसे एक बार के लिए R1 लिख रहा हूं। सर यहां से तक काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं हुई? बड़ा फिर से बोलता हूं इस बात को कि इस टाइम पर ये चार्ज पार्टिकल कहां पर है? दोनों डीज के बीच में। ये वाले दोनों डी नहीं, ये वाला डी और इसके नीचे वाला डी, उनके बीच में वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो सर मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, आप लोग तो जानते हो। तो यहां पर भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी K1 ही रहेगी, जब निकलेगा तब भी K1 ही रहेगी। आगे चलते बेटा, ये रेडियस निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं इस रेडियस को बड़े आराम से बोल सकता हूं कि दिस रेडियस, बड़ा फॉर्मूला क्या था? mv/qb। बड़ा मोमेंटम को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं √2m/K1/qb। कितनी काइनेटिक एनर्जी है मेरे प्यारे वाले बच्चे पहले जानते हैं, qv/2। मैंने उनको रखा तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, m/q/v/qb। ये आएगी काइनेटिक, सॉरी ये आएगी इसका रेडियस। जब यहां से बाहर निकलेगा तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 ही होगी। ठीक है, अब सुनना बेटा, अब है मजेदार बात। मजेदार बात यह है कि जैसे ही ये यहां से बाहर निकलेगा, मैंने इस तरह की सेटिंग कर रखी है कि जैसे ही ये यहां से बाहर निकलेगा ये पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी। पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, इसका मतलब अब बेटा यहां पर तो हो जाएगा प्लस, यहां पर तो हो जाएगा प्लस और यहां पर हो जाएगा माइनस। जस्ट पोलैरिटी उल्टी जाएगी। कौन कर रहा है वो पोलैरिटी उल्टी? बेटा वो आपका एसी सोर्स कर रहा है। और अगर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आ गई है, ये ऑब्वियस बात है कि इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। यहां पर भले ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी K1 हो, लेकिन जब तक चलते 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 दूसरी डी के पास नहीं पहुंच जाता तब तक लगातार इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बड़ा वापस से देखना, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? Q इंटू V। इसका मतलब Q इंटू V पोटेंशियल एनर्जी घटी है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर जब पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई है, पहले से कितनी थी? बड़ा पहले से थी QV/2। अब यहां से यहां जाएगा तो फिर से बढ़ जाएगी QV। बड़ा कुल मिलाकर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है 3QV/2। इसका मतलब इस बार जब एंटर किया है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई है। आई एम रियली होपिंग बेटा समझ गए होंगे। लेकिन जैसे ही अब ये उस दूसरे डी में पहुंचा, बेटा दूसरे डी में एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, जैसे ही पहुंचा बीच वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो अब बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V×B, सेंटर आएगा इस तरफ एंड मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर। And motion is going to be circular, 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 circular. काइनेटिक एनर्जी यहां पर अगर K2 थी तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी K2 ही होगी। मजे की बात यह है कि जितना टाइम यहां से आने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से आने में लगेगा। क्यों सर? स्पीड तो बढ़ गई है। बड़ा मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि टाइम पीरियड जो है बेटा वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो क्योंकि स्पीड भले बढ़ गई हो, रेडियस भी तो बढ़ गया है। और जो नया वाला रेडियस है, जिस सर्कल पर अब जा रहा है, उस सर्कल के नए वाले रेडियस को मैं बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से लिख सकता हूं कि दैट इज √2m जो भी काइनेटिक एनर्जी है अपॉन QB, दैट इज इक्वल्स टू √, बेटा K2 है कितना? 3QB। तो मेरे पास आ गया 3 टाइम्स mQV अपॉन QB। मेरे ख्याल से आप नोटिस कर सकते हो जितना रेडियस पिछले टाइम था उसका √3 टाइम्स है। ये वाला जो रेडियस है वो जो पहले वाला रेडियस था बड़ा उसका √3 टाइम्स है। अब क्या होगा? सुनो आराम से। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया तब भी काइनेटिक एनर्जी K2, जब इस D से बाहर निकलेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी K2। अब मैंने इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से चलते चलते आधा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, उतने चक्कर के अंदर ही वापस से
हमारी जो बैटरी है वो अपनी पोलरिटी उल्टी कर लेती है और पोलरिटी उल्टी करके वापस से क्या करती है कि यहां पर हायर पोटेंशियल और यहां पर लोअर पोटेंशियल, पहले यहां पर हायर था यहां पर लोअर था, अब यहां पर हायर और यहां पर लोअर। जैसे बेटा यहां पर हायर पोटेंशियल यहां पर लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इस चार्ज पार्टिकल की लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो इसका मतलब मैंने हर बार एंश्योर किया इस बात को कि जब भी चार्ज पार्टिकल निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ ही होगी और वो लगातार उसकी स्पीड को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। यहां से चलते 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 चार्ज पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। दिस विल बी K3। सर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? बड़ा सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अब भी V है तो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है QV। पोटेंशियल एनर्जी QV घट गई है तो काइनेटिक एनर्जी QV बढ़ गई है। सर बढ़ कैसे गई? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। यहां पर तब जब था तब काइनेटिक एनर्जी थी 3QV/2, तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां से आता QV एनर्जी और बढ़नी चाहिए। तो अब बड़ा मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी आ गई है K3 इज इक्वल बड़ा उसमें QV जोड़ना 5/2 टाइम्स QV। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो ऑब्वियस बात है बढ़ी हुई काइनेटिक, अब जब एक बार डी के बीच में आ गया अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वी क्रॉस में बेटा सेंटर आएगा ऊपर की तरफ एंड द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर 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 सर्कुलर। इस बार बेटा आपका रेडियस थोड़ा सा और ज्यादा है। सर ये वाला रेडियस मैं लिख सकता हूं? अरे बेटा क्यों नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता है। दैट इज √2m जो भी काइनेटिक एनर्जी है अपॉन QV। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? बड़ा काइनेटिक एनर्जी है मेरे ख्याल से 5QV/2। बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया √5 टाइम्स mQV अपॉन QV। आप मेरे ख्याल से चेक कर सकते हो कि जितना रेडियस पहली बार में आया था उसका मेरे ख्याल से √5 टाइम्स रेडियस आ गया होगा। बेटा कितने टाइम्स आ गया होगा? √5 टाइम्स आ गया होगा। ऐसे लगातार बड़ा धीरे 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 रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और चार्ज पार्टिकल लगातार ऐसे बड़ा बाहर जाए जा रहा है, बाहर जाए जा। अगली बार बेटा ऑफ कोर्स यहां पर जब एंटर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी K4। ये काइनेटिक एनर्जी बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी K3, बेटा यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? K3। फिर से क्या होगा? फिर से ये बैटरी जो है, ये जो आपका AC सोर्स है, ये इस तरह से ट्यून्ड है कि बेटा अब ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार यहां से तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी थी? 5QV/2। यहां से तक पोटेंशियल एनर्जी घट रही है QV, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी QV और यहां पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 7/2 टाइम्स QV। इस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल जो है वो बेटा एक ऐसे रीजन में एंटर कर गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो बेटा ऑफ कोर्स इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर और अच्छे खासे रेडियस में जाएगा। बेटा लेट्स से दिस रेडियस इज R4। अगेन बेटा मैं R4 बड़े आराम से लिख सकता हूं √2mk। ऐसे अगर लिखूंगा तो बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा 7 टाइम्स m इंटू Q इंटू V अपॉन बेटा ऑफ कोर्स Q इंटू B। बेटा मेरे ख्याल से जितना रेडियस आपके पास पहले बढ़ता है उसका √7 टाइम्स है। ऐसे लगातार धीरे धीरे बेटा रेडियस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी बात समझ में आपको आ गई है। ये जो मैंने रेडियस और काइनेटिक एनर्जीज लिखी हैं इनके बेसिस पर जेई बेटा सवाल पूछ सकती है आपसे, कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकते हैं। IIT जेई एडवांस के अंदर इस तरह का बड़े आराम से सवाल आ सकता है। ठीक है, आएगा तो आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। इतने स्मार्ट तो मेरे बच्चे हैं। मैं बेटा फिर से बना रहा हूं आएगा बेटा, बिल्कुल नजदीक नजदीक है। एक डी बेटा लेफ्ट वाला, एक बेटा डी आपका राइट वाला। ठीक है ना। अब आपने ऐसा देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां से निकला और फिर वो यूँ निकलते निकलते धीरे धीरे बेटा उसका रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के पीछे जिम्मेदार कौन है? बढ़ने के पीछे ये जिम्मेदार है कि बीच में से जब इस रीजन से गुजरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक बार गुजरता है तो QV एनर्जी बढ़ती है, फिर वापस से बेटा कितनी बढ़ती है? QV। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेडियस भी लगातार बढ़ेगा, और अगर रेडियस लगातार बढ़ेगा तो आपका चार्ज पार्टिकल लगातार लगातार बड़ा यूं दूर जाएगा, दूर जाएगा और ऐसे स्पाइरल पाथ पे चलता जाएगा, चलता जाएगा,
स्पाइरल पाथ पे लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और फाइनली यूं निकल जाएगा यहाँ कहीं अपने टारगेट से टक्कर करेगा। जब फाइनली बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, जब फाइनली बाहर निकलेगा तब ऑब्वियस बात है कि उस जो रेडियस होगा उसका वो बड़ा हमारे इस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पर जिस रेडियस में घूम रहा होगा वो रेडियस बड़ा हमारे एक तरह से डी के रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। यहां तक बड़ा मुझे मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। पहली बात, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है is moving on spiral path, लगातार सेंटर से बड़ा दूर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मैं बड़ा यहां पर दो तीन बात तुम्हें और बोलना चाहता हूं। पहली बात, हमारा चार्ज पार्टिकल जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर मतलब देखना कैसे कि एक चक्कर कैसे यहां से चलते 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 ये एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, यहां से चलते 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 360 डिग्री, उसमें एक बार क्यूवी एनर्जी बढ़ेगी यहां से यहां और एक बार बड़ा ऑफ कोर्स क्यूवी एनर्जी बढ़ेगी यहां से यहां। सुन लो इस बात को, पूरा 360 डिग्री चल ले, पूरा सर्कल चल ले, हालांकि सर्कल नहीं स्पाइरल है बट ऐसे बोलने के लिए पूरा 360 डिग्री यहां से चलते चलते, जैसे यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया, पूरा 360 डिग्री चल लिया। उसमें से क्यूवी एनर्जी बढ़ी यहाँ पर और ऑफ कोर्स क्यूवी एनर्जी बढ़ी यहाँ पर, तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में हमारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है 2 टाइम्स क्यूवी। लिखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ charge particle increases by 2 times QV in one rotation. In one rotation. ये बात समझ आ गया? ठीक है। मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर F चक्कर काट रही है। F क्या है? चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है। चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है बेटा, QB/2π है। मान लो कि इसकी वैल्यू 50, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बेटा इसकी वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये होगा कि 50 चक्कर काट लेगी 1 सेकंड के अंदर। एक चक्कर में अगर 2 QV एनर्जी बढ़ रही है तो 50 चक्कर में कितनी एनर्जी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स 2 QV × 50। सुनना इस बात को, जैसे मैं एक बात बोलूं, इसका मतलब क्या है? दिस इज नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ रोटेशंस है वो, हर रोटेशन में 2 QV एनर्जी बढ़ रही है। 1 सेकंड के अंदर इतने नंबर ऑफ रोटेशंस हो रहे हैं, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि 1 सेकंड के अंदर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इन 1 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल will increase by, एक चक्कर में कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? 2 QV। 1 सेकंड में कितने चक्कर काटते हो? F। इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आप बड़े आराम से कह सकते हो दैट इज 2 टाइम्स QV इंटू बड़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे पता है बेटा कितना, दैट इज QB/2π। बेटा कितनी एनर्जी बढ़ गई बेटा? मेरे ख्याल से 2 से 2 कैंसिल, Q² VB Q² VB/π है। 1 सेकंड में इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लो इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे चक्कर काटते 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 बाहर आने में T सेकंड्स लगे, लेट्स से
1 सेकंड में अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स t सेकंड्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, दिस इनटू t। तो 1 पॉइंट और बेटा, इफ टाइम टेकन by charge particle to come out is t, then its kinetic energy while coming out is, बड़ा बाहर आते वक्त कितनी एनर्जी होगी बेटा, बाहर आते वक्त एनर्जी होगी 2qv। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एक चक्कर में, कितने चक्कर काटे तुमने 1 सेकंड के अंदर, f। यहां ये तो 1 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो है कितना टाइम लग गया, t। हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया, दैट इज q² vb अपॉन पाई m इंटू t। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सारी की सारी बात को। मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं बेटा, मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं, सुनना बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका जो साइक्लोट्रॉन था वो ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल आपका साइक्लोट्रॉन ऐसा था। आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो है ना, यूं करते 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 ऐसे स्पाइरल पाथ पे चलते 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 बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, और फाइनली यहां से बाहर निकला। जब यहां से बाहर निकला तो उस टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है या फिर जो स्पाइरल मोशन है उसका रेडियस तो बेटा वही है जो आपकी डी का रेडियस है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस टाइम पर लेट से इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है k, लेट से फाइनल काइनेटिक एनर्जी k। तो आप सीधा कह सकते हो कि दिस रेडियस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk अपॉन qb। और यहां से आप काइनेटिक एनर्जी को बड़े आराम से कह सकते हो कि इट इज बेसिकली q² b² r² अपॉन 2m। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है बेटा उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी r के बेटा आप ऐसे बोल दो, r इज बेटा ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ d, इट इज ऑब्वियसली रेडियस ऑफ d। अरे बेटा ये वाला भी सही था जो अपन ने ये वाला किया, बाहर निकलते वक्त काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ये भी सही है, बाहर निकलते वक्त काइनेटिक एनर्जी ये भी होगी, सही बात है, दोनों सही बात है बेटा। बस इतना सा फर्क है, ये डी के रेडियस के टर्म्स में है बेटा, वो किसके टर्म्स में थी, वो कितना टाइम लगेगा उसको बाहर निकलने में उसकी टर्म्स में थी। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें आपको समझ में आई गई हैं, आसान भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी, है ना। आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग सारी की सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ एक बची है कि सर हमने ये कैसे इंश्योर किया कि जब जब चार्ज पार्टिकल इस बीच वाले रीजन से गुजरेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा उसके मोशन को सपोर्ट ही करेगी, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेलोसिटी की तरफ ही होगी और लगातार काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी ही। ये बार बार हमारा जो एक तरह से जो ऑसिलेटर लगा रखा है वो पोटेंशियल किस तरह से चेंज कर रहा है, उसमें ऐसा क्या मैथमेटिकल रिलेशन है कि वो बार बार इस तरह से लगता है कि चार्ज पार्टिकल जब इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग जाती है, जब चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग जाती है। क्योंकि अगर एक बार चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर लग गई बेटा फिर तो काइनेटिक एनर्जी घटा देगी। तो हमने इस बात को कैसे इंश्योर किया, इस बात को इंश्योर करने को हम बोलते हैं ट्यूनिंग या फिर रेजोनेंस। सुनना बेटा सुनना, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है, ये रहा हमारा साइक्लोट्रॉन, ये रहा बेटा हमारा साइक्लोट्रॉन। अब सुनना, आराम सुनना। कोई चार्ज पार्टिकल जब यहां से लेट्स से यहां से चलते
यहाँ से चलते 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 जब वापस यहीं आ गया, तो आपको बड़ा ये बात देखना कि जितने टाइम के अंदर आपके चार्ज पार्टिकल ने पूरा चक्कर कंप्लीट किया है, उतने ही टाइम के अंदर, एग्जैक्टली उतने ही टाइम के अंदर हमारा जो ऑसिलेटर है या फिर एसी सोर्स है, उसने भी प्लस से माइनस होकर वापस से माइनस से प्लस कर दिया है। मतलब जब चार्ज पार्टिकल इधर से इधर जा रहा था तब इधर प्लस था, इधर माइनस था। जब चार्ज पार्टिकल इधर से इधर जाने लगा तब इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। मतलब आपके चार्ज पार्टिकल ने जितनी देर के अंदर सारा का सारा चक्कर कंप्लीट किया, उतने ही टाइम के अंदर आपके एसी सोर्स ने, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में आपके एसी सोर्स ने भी प्लस से माइनस होकर वापस से बड़ा माइनस से प्लस कर दिया, मतलब पोलरिटी चेंज कर दी। फिर अगली बार जब आपका चार्ज पार्टिकल यूं चलते 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 वापस आया, तो फिर से यही कहानी हुई, जब इधर से इधर जा रहा था तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, जब इधर से इधर जा रहा था तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर से लोअर पोटेंशियल। तो जितनी देर में इसने फिर से पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट किया, उतने ही टाइम के अंदर आपका ये जो एसी सोर्स है उसने भी पोलरिटी जो है वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर दी, मतलब उल्टी कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस होने के लिए इस चार्ज पार्टिकल में और इस साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस होने के लिए इस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, उतने ही टाइम के अंदर हमारा जो एसी सोर्स है वो भी अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। बेटा पूरा चक्कर कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल प्लस से माइनस होकर वापस प्लस हो जाए। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। बेटा फ्रीक्वेंसी सेम बोल दो, ये बड़ा एक ही बात है। इसका मतलब आपका जो एसी सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वही होनी चाहिए जो हमारे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बेटा हम लोग पहले से जानते हैं, दैट इज QB अपॉन 2π है। तो हमने जो ऑसिलेटर यूज किया है, हमने जो एसी सोर्स यूज किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो फ्रीक्वेंसी हमारे चार्ज पार्टिकल की है। अगर चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब वो 50 चक्कर काटेगा 1 सेकंड के अंदर, तो आपका जो एसी सोर्स है वो भी 50 चक्कर काटना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। 50 चक्कर काटने वाला बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 50 बार होना चाहिए। तभी तो क्या होगा कि बेटा जब जब चार्ज पार्टिकल जाएगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फेवर करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसको मोशन को सपोर्ट करेगी। अगर एक बार भी ऐसा उल्टा हो गया बेटा फिर तो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। हम नहीं चाहते कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी घटे। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस या फिर ट्यूनिंग। तो हमारा जो भी एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी शुड मैच with the frequency of the charge particle, या फिर टाइम पीरियड ऑफ द एसी सोर्स मस्ट मैच विद द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जितने टाइम में हमारा चार्ज पार्टिकल चक्कर कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम के अंदर हमारे एसी सोर्स भी जो है उसका पोटेंशियल बेटा प्लस से माइनस और वापस प्लस हो जाना चाहिए। एक चक्कर उसने कंप्लीट किया, एक चक्कर उसने कंप्लीट किया, दोनों अगर साथ साथ चक्कर कंप्लीट करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि हमारा चार्ज पार्टिकल बेटा हमेशा कहां से कम मूव करेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। समझ गए इस बात को? दिस इज नोन एज योर रेजोनेंस। तो हमारे एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। सर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो उस एसी सोर्स पे लिखी होगी। हाँ बेटा लिखी होगी। अब देखो इसमें क्या क्या फिक्स है। 2π फिक्स है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स है, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल फिक्स है। वेरी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों कर सकते हो, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको वेरी कर सकते हो। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो इसका मतलब हमारा सारा सिस्टम रेजोनेंस में है, और ऐसे केस में क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मोशन को सपोर्ट करेगी और लगातार काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। लेकिन LHS इक्वल टू RHS होने में ये वाला चार्ज फिक्स, ये 2π फिक्स, m फिक्स। मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स को वेरी करके या फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके LHS और RHS को बराबर कर सकता हूं। किसको चेंज करना आसान है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना आसान है। भाई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए तुम्हें इतना तो काम करना है कि आपके जो दोनों डीज हैं वो ऐसे दो मैग्नेट के बीच में लगे होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी हो तो दोनों मैग्नेट्स को नजदीक ले आओ, मैग्नेटिक फील्ड अगर घटानी हो तो दोनों मैग्नेट्स को दूर ले जाओ। इस बी को वेरी करके बी को इस तरह से वेरी करना है कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, और जैसे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारा जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी तो चार्ज पार्टिकल जब भी इस बीच वाले रीजन से गुजरेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी मोशन को सपोर्ट ही करेगी।
क्यों सपोर्ट करेगा तुम समझ गए होंगे। पूरा चक्कर कंप्लीट किया चार्ज पार्टिकल ने, तो हमारा जो पोटेंशियल है उसने भी पूरा चक्कर कंप्लीट किया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये बड़ा प्लस माइनस चेंज होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज होती रहेगी। तो इसमें बी को वेरी करना सबसे आसान है। तो जब भी बड़ा आप इस तरह से ट्यून करना चाहो तो आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके बड़े आराम से सारा का सारा काम निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क ऐसा नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।